पिछली वीडियो में हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा था, जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आज हम उसी के आगे बीएफ स्किनर को और पावलोव को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीएफ स्किनर और पावलोव को पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं आरएस थ्योरी, जिसको बीएफ स्किनर ने दिया था। तो पहले मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर को पढ़ेंगे। तो बीएफ स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को हम आरएस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स और एस का मतलब होता है स्टिमुलस। जबकि हमने पिछली वीडियो में देखा था थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? एस आर थ्योरी दी थी, मतलब एस से स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी दी थी उसने। और यहाँ पर जो बीएफ स्किनर दे रहे हैं वो दे रहे हैं आरएस थ्योरी, मतलब रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। तो आगे देखते हैं इनका प्रतिपादन किसने दिया था। प्रतिपादन किसने किया था? बीएफ स्किनर ने किया था। ये निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। यहाँ से 2 नंबर पक्के रहते हैं, यहाँ से आता ही आता है। प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे, निवासी अमेरिका के थे ये। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, और कबूतर पर 1943 में इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो किसने प्रतिपादक किया? बीएफ स्किनर ने, निवासी अमेरिका के थे। इन्होंने प्रयोग 1938 में चूहे पर किया था। चूहे पर ज़्यादा पूछा जाता है, कबूतर पर भी कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं कि स्किनर के जो सिद्धांत दिए थे उनके उपनाम क्या क्या हैं। तो पहला आता है अपना नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। और अगला जो आता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत ये भी पूछा जाता है, ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कुछ और भी बताया था जिन्हें हम पढ़ते हैं। इन्होंने बताया था, इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार पर चर्चा की थी। इन्होंने कितने प्रकार के व्यवहार बताए हैं? 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। पहला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का मतलब उसमें उन्होंने उद्दीपक पर आधारित होकर बताया था। मतलब जैसे थॉर्नडाइक ने बताया था कि कोई उद्दीपक होगा सामने तभी हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो इसका यही मतलब है कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, उद्दीपक पर आधारित थे हम। लेकिन क्रिया प्रसूत व्यवहार में इन्होंने बताया कि हम स्वेच्छा पर, मतलब हम अपनी इच्छा से प्रेरित होते हैं अंदर से। मतलब हमारे अंदर उत्सुकता जो आती है वो हमारे खुद के अंदर जो हमें पुनर्बलन मिलता है उसके आधार पर। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में भी आगे भी पढ़ेंगे। आती है बात, स्किनर ने 2 प्रकार के, देख रहे हैं, 2 प्रकार को उन्होंने व्यवहार भी बताया और 2 प्रकार का पुनर्बलन भी बताया। 2 प्रकार के व्यवहार पर भी चर्चा की इन्होंने और 2 प्रकार के पुनर्बलन पर भी इन्होंने चर्चा की थी। तो 2 प्रकार के पुनर्बलन कौन कौन से? पहला सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब है कि अपने मतलब प्रेरित करना। पुनर्बलन का मतलब होता है कि बल देना। उसमें खुद समझ में आ रहा है पुनर्बलन में पुनः, देखो पुनर्बलन का संधि विच्छेद करेंगे, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। पुनर्बलन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः बल, मतलब पुनः दोबारा, मतलब दोबारा, और यहाँ से बल, तो दोबारा बल देना। मतलब अगर कोई बच्चा एक बार कार्य कर रहा है और उससे कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो हम उसको दोबारा बल देंगे, उसको हम बलन देंगे कि शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, आगे और करिए। तो वो उत्सुक होगा खुद में कि हाँ मुझे शाबाशी मिल रही है तो मैं आगे और करूँ। तो यही चीज़ है पुनर्बलन। तो इन्होंने 2 प्रकार के बताए, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है,
तो सकारात्मक जो था उसमें पुरस्कार, सम्मान, जब किसी बच्चे को पुरस्कार दे देंगे हम, सम्मान देंगे, तो वो कितना उत्सुक हो जाएगा कार्य करने के लिए। वो फिर दोबारा यही करेगा कि मुझे पुरस्कार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो वो दोबारा करेगा उस चीज़ को। आता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसमें दंड, भय, डांट, जब किसी बच्चे को डांट देंगे हम, डांट देंगे या फिर किसी चीज़ का दंड देंगे, तो वो बच्चा फिर उस काम को नहीं करेगा, है ना। तो वही होता है नकारात्मक पुनर्बलन। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने प्रयोग क्या किया था? इनका प्रयोग, चित्र पर मत जाइएगा चित्र पर मत जाइएगा, बस भावनाएं समझिएगा। देखिए, इन्होंने प्रयोग किया था, जब उसे आवश्यकता होगी तो वह खुद ही अंदर से पुनर्बलित होगा। उन्होंने बोला कि जब तक इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तब तक वो उस कार्य को नहीं करता है। मान लीजिए जैसे आपको प्यास लगी है तो आप पानी पियोगे, आपको प्यास लगी तो आप पानी पीने गए। अगर आपको प्यास नहीं लगी होती तो आप पानी पीने नहीं जाते, है कि नहीं। मान लीजिए आपको भूख लगी है, अब आप बैठे हो तो आपके पास थोड़ी ना आ जाएगा चल के, आप खुद अंदर से प्रेरित होगे कि नहीं मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो बस यही बात होती है कि जब उसे आवश्यकता होगी तो वह खुद ही अंदर से पुनर्बलित होगा, अंदर से खुद को प्रेरित करेगा। ठीक। इन्होंने प्रतिक्रिया पर बल दिया, मतलब यही प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इन्होंने प्रतिक्रिया पर बल दिया था कि जैसे हम अंदर से प्रेरित होंगे तो हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ ना कुछ हम प्रतिक्रिया करेंगे। जब हमें भूख लगेगी तो हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे। बस वही बात लिखी है। आगे बढ़ते हैं। इनका शैक्षिक महत्व क्या था? इनका जो शैक्षिक महत्व था, अवांछित व्यवहार के नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब, कोई बच्चा अगर अवांछित व्यवहार कर रहा है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन देंगे। ठीक। आगे बात, विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन। मान लीजिए कि आपने कोई अच्छा काम किया, जैसे आपने स्कूल में बच्चों ने पौधे, अगर छोटा सा एक पौधा लगाया स्कूल में, ठीक, स्कूल में एक छोटा सा पौधा लगाया, तो आप तुरंत उस बच्चे को शाबाशी दे देंगे कि वाह बेटा बहुत अच्छा किया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है तो आप उसको पुनर्बलन कब देंगे? 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या तत्काल? तो क्या होगा? तत्काल हमें उसकी प्रशंसा करनी है, तुरंत उसको पुनर्बलित करना है। तो देखिए लिखा है, किसी बच्चे से पूछने पर उत्तर मिलने पर तुरंत पुनर्बलन दे देना। मतलब किसी बच्चे से आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया, तो आपको तुरंत वहाँ पुनर्बलन देना है। ये नहीं कि चलो ठीक हो गया। ठीक। आगे देखते हैं सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग। इन्होंने कहा है कि सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग सबसे ज़्यादा कीजिए। सबसे ज़्यादा किसमें करना है? संस्कृत में, गणित में, संगीत में, विषयों के अधिगम में उपयोगी है। संस्कृत, गणित, संगीत विषयों के अधिगम में ये उपयोगी है। कौन सा नियम? बीएफ स्किनर का नियम। ठीक है, बीएफ स्किनर की बात चल रही है। आगे देखिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों के अधिगम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मानसिक रूप से जो अस्वस्थ बालक होते हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? उनको बीएफ स्किनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। ठीक। तो देखिए, अपना बीएफ स्किनर समाप्त होता है इधर से। ठीक है, केवल हमें इतना ही पढ़ना है, इतने से ही क्वेश्चन आने हैं पेपर में, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जो शैक्षिक महत्व है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब आ जाते हैं अपने पावलोव भाई साहब। कौन? पावलोव भाई साहब आ जाते हैं। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव ने कौन सा नियम दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का नियम दिया है। इनके प्रतिपादक कौन थे? इनके प्रतिपादक थे ईपी पावलोव। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम क्या है? इवान पैट्रिक पावलोव। इवान पैट्रिक पावलोव।
और ये कौन थे? ये थे शरीर शास्त्री थे। पूछा जाता है कि ईपी पावलोव किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दे देगा, शरीर शास्त्री और वनस्पति शास्त्री, ऐसी मतलब 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको शरीर शास्त्री ही लगाना है। इनका सिद्धांत 1904 ईस्वी में आया था। इनका सिद्धांत था 1904 ईस्वी में आया था और ये निवासी कहाँ के थे? रूस के निवास थे, रूस के निवासी थे। ठीक है, सीधी सीधी याद रखिए, कुत्ता रूस का था, कुत्ता रूस का था। अंतरिक्ष पे जो कुत्ता गया था वो कहाँ का था? रूस का ही गया था ना। तो बस ऐसे कुत्ता याद रख लीजिए। कुत्ता पर किसने प्रयोग किया था? पावलोव ने किया था। ठीक है, पावलोव को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुबंधन का जनक किसको कहते हैं? पावलोव को। अनुबंधन का जनक किसको कहते हैं? पावलोव को। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। कुत्ता कैसा होता है? कुत्ता को हम बांध के रखते हैं, हमेशा बांध के रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक अनु नाम की लड़की थी, एक अनु नाम की लड़की थी, उसने अपना कुत्ता बांध कर रखा। तो अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? कुत्ता ने दिया। तो कुत्ता मतलब कुत्ता पर दिया गया, तो ये किसने? कुत्ता आएगा जैसे ही दिमाग में, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि पावलोव ने। तो अनुबंधन का जो जनक है वो कौन है? पावलोव है, कुत्ता पर जिसने प्रयोग किया था। ठीक, अनु नाम की लड़की ने एक कुत्ता बांध लिया। ठीक, कुत्ता से याद कर लो पावलोव, क्योंकि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे इनके जो उपनाम हैं, इनके उपनाम हैं, पहला अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, ये पूछा जाता है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, अस्वाभाविक। मतलब इसमें जितने लिखे हैं ये सारे के सारे पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। इनको आपको रटने हैं तो रटने हैं, चाहे जैसे याद कीजिए, क्योंकि अगर 1 नंबर आपको चाहिए तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसका। अब देखिए, यहाँ से बात आ जाती है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है यूसीएस। सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन बनता है कि यूसीएस का पूरा नाम क्या है? क्या हो रहा है भाई? हाँ, यूसीएस से पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन। ठीक, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसे हम स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं, ये लार थी। अभी इसके बारे में नीचे बताएंगे, अभी पहले इसका पूरा समझ लीजिए। अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया, और स्वाभाविक उद्दीपक कौन था? भोजन था। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? लार थी। ठीक नीचे देखते हैं। सीएस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस। सीएस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस, और ये अस्वाभाविक उद्दीपक था। अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा? घंटी की आवाज़, ये आवाज़ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप अपना। सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? लार। तो हमने क्या पढ़ा? इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यूसीएस कहाँ गया? हाँ, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन था। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया, ये लार थी अपनी। सीएस कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक जो घंटी की आवाज़ थी। सीआर कंडीशनल रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुक्रिया जो लार थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अनुक्रिया से पूर्व। देखिए, अब यहाँ से हमारा सिद्धांत शुरू हो जाता है कि इन्होंने किया क्या था। अनुक्रिया से पूर्व प्रयोग मतलब
अनुकूलन से पूर्व प्रयोग मतलब सबसे पहले इन्होंने किया था यूसीएस और यूसीआर मतलब भोजन दिया मतलब पहले कुत्ते को भोजन दिया, मतलब भोजन क्या दिया, भोजन कुत्ते के सामने रखा तो देखा कि जो कुत्ता था उसके मुंह पे लार आ गई। तो भोजन हमारा क्या था, स्वाभाविक था, स्वाभाविक उद्दीपक, और ये क्या था, ये भी स्वाभाविक लार। मतलब आपके देखिए कुत्ता तो बाद में आप रखिएगा, आप खुद को रख, कुत्ते की जगह पर आप खुद को रख के देखिए कि आपके सामने अगर भोजन आ रहा है तो आपके मुंह पे लार आ जाती है। मिठाई आपके सामने किसी ने रख दी तो आपके मुंह पे लार आ जाएगी, आएगी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो ये स्वाभाविक सी बात यही आ जाता है कि स्वाभाविक भोजन रखा, ठीक है, सामने स्वाभाविक मिठाई रखी सामने आपके, तुरंत स्वाभाविक सी लार आ जाएगी। ये स्वाभाविक बात होती है कि ऑटोमेटिकली आ जाती है लार, ठीक। अब दूसरा, पहले चरण में तो ये हो गया कि भोजन रखा लार आ गई। दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में क्या कहते हैं दूसरे चरण में आती है बात अनुकूलन के दौरान, मतलब अब अनुकूलन हो रहा है कुत्ते पे, अब कुत्ते पे अनुकूलन हो रहा है, मतलब CS कंडीशनल स्टिमुलस रखा गया, मतलब घंटी की आवाज़। मतलब भोजन तो पहले भी दिया गया था, लेकिन केवल भोजन दिया था पहले, लेकिन अब की बार क्या हुआ, भोजन के जैसे ही भोजन दिया गया, भोजन के मतलब जब भोजन देना था उसके 5 मिनट पहले या फिर 2-4 मिनट पहले उन्होंने घंटी की आवाज़ बजाई, घंटी बजाई, ठीक, घंटी बजाई, फिर उन्होंने भोजन दिया, कुत्ते के मुंह पे क्या आई, लार आ गई। मतलब घंटी बजी, खाना आया, लार आ गई। तो ये जो घंटी बजी ये कैसी है, कंडीशनल स्टिमुलस है, मतलब अस्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक घंटी है, ठीक। ये UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, मतलब रिस्पॉन्स UCS होगा, सॉरी ये गलत दिया है इसमें, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये आया स्वाभाविक भोजन आया तो हमने क्या देखा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब स्वाभाविक सी लार आ रही है। लेकिन यहाँ पर अस्वाभाविक क्या है, घंटी हमारी अस्वाभाविक है, भोजन हमारा स्वाभाविक है, लार हमारी स्वाभाविक है, ठीक है। मतलब घंटी बजी, फिर भोजन आया, फिर लार आई, ठीक। दूसरे चरण में ये हो गया। अब आती है बात तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण में आता है अनुकूलन के बाद। अनुकूलन के बाद क्या हुआ, केवल घंटी बजाई गई, तो देखा हमने केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया, तो हमने देखा कि फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही है, फिर भी कुत्ते के मुंह पे लार आ रही है। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला कि देखिए फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट चरण में क्या हुआ था कि हमने कुत्ते को भोजन दिया, उसके मुंह पर लार आई, उसके मुंह पर लार आई, ये भी स्वाभाविक, ये भी स्वाभाविक, ठीक। दूसरे चरण में हमने देखा कि दूसरे चरण में हमने पहले घंटी बजाई, फिर घंटी बजाई, फिर हमने भोजन दिया, फिर उसके मुंह पे लार आई। तो ये जो घंटी थी ये अस्वाभाविक थी, जबकि ये भोजन क्या था, स्वाभाविक था, और ये जो लार आई थी अपनी वो भी स्वाभाविक थी। तीसरे चरण में हमने देखा कि हमने भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजाई। जब हमने घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह पे लार आ गई, क्योंकि उसका अनुबंधन उससे मतलब उसका कनेक्शन हो गया था घंटी से, कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह पे पहले ही लार आ गई, भोजन नहीं दिया गया, ठीक। तो ये जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। अब देख रहे हैं कितने माइंडेड होंगे पावलोव जी, जिन्होंने इतना मतलब इतना माइंडफुल, मतलब इतना अच्छा, कैसे मतलब कोई इतना सोच कैसे सकता है इतना ज़्यादा गहराई से। देख रहे हैं कितना अच्छा उन्होंने सिद्धांत बनाया। आते हैं शैक्षिक महत्व। भय निवारण में सहायक है, सामान्यीकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है, और आदत अभिवृत्ति निर्माण में सहायक है। तो ये इनके शैक्षिक महत्व हैं, शैक्षिक महत्व हैं, ठीक है। तो बस
आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे। तो